डन. हाँ सर. एवरीवन इज केम डाउन. हाँ सर. चलो बुक्स वगैरह ओपन कर लो, लिखना है अपने को कुछ, ये सॉल्व करना है. ठीक है. देखो पढ़ता हूँ. क्वेश्चन क्या बोल रहा है. 3 स्टेटमेंट बनाना है, सॉल्व करना है. देखो, द इफेक्ट ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन एंड द ऑपरेटिंग मार्जिन. अब ये प्राइस का इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट होता है, जस्ट एन एग्जांपल उन्होंने बताया. Alfredo Incorporation sells a specialized network component at the firm income statement for the past year are as follows. तो रेवेन्यू दिया है, दिस इज 1000 इज नथिंग बट ये जो 1000 है, दिस इज यूनिट्स, दिस इज रेट. सो दिस मल्टीप्लाई दिस इज रेवेन्यू, सीओजीएस का अमाउंट माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया, देन एस जी एंड ए माइनस किया 30,000 तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया. दैट्स इट. इतना ही अपने को बनाना है यहाँ पे भी. बस यहाँ पे क्या किया है, ऑपरेटिंग मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन. अच्छा ठीक है, सब जगह पे किया है. ओके फाइन. उसके बाद यही वाला चीज अपने को बार बार बनाना है. ठीक है. अब बोला गया है क्वेश्चन में, for the 2000 year 2 the input cost will increase by 5% per unit. Now the input cost is what, 40, and it is increased by 5 per unit. मतलब ये कितना बन जाएगा इसका इफेक्टिव, ₹40 प्लस 5 विच इज वॉट योर ₹45. तो मेरा इनपुट कॉस्ट कितना बन गया, 45. आगे देखो क्या बोला है. कैलकुलेट द ग्रॉस मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन फॉर एल्फ्रेडो इनकॉर्पोरेशन फॉर 2001. यानी सबसे पहले आप क्या करो, इसका ग्रॉस मार्जिन एंड प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन निकालो. ठीक है, निकल लेंगे. सेकेंड थिंग, कैलकुलेट द 2002 का ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन अज्यूमिंग द फॉलोइंग. जो उन्होंने बोला, आप ग्रॉस मार्जिन निकालो और ऑपरेटिंग मार्जिन निकालो, दोनों निकालो, बट 3 केसेस लेके. व्हाट आर दोस 3 केसेस. फर्स्ट वन इज the entire increase in input cost is passed on the customer through an equal increase in selling price and the number of unit sold is not affected. यानी मेरा इनपुट कॉस्ट कितने से इंक्रीज हो गया था, 5 से. मेरी प्राइस कितनी थी सेलिंग, 100. तो मेरा सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या बना दूंगा मैं, 100 प्लस 5 दैट इज 105. एक ऐसे करके सॉल्व करेंगे. उसके बाद second case, the selling price increased by 5% and the number of units decreased by 5%. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, my selling price will become 500 माइनस, देखो 5% यानी 100 का 5%, और अगर आप 100 का 5% लोगे तो 5 रुपीज आएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा ₹95. तो आई गॉट माई, सॉरी इंक्रीज बाय बोला है ना, तो प्लस होगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 105 एंड यूनिट्स डिक्रीज बाय 5%. तो मेरा यूनिट्स आएगा, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज 1000. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1000 माइनस 5% ऑफ 1000, तो आंसर आ जाएगा 50. तो ये यूनिट्स इज 950 यूनिट्स. उसके बाद मूविंग अहेड, नेक्स्ट थिंग इज सी पॉइंट, द सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 5% एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड डिक्रीज बाय 10%. ठीक है. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 105 हो जाएगा, प्रीवियस की तरह 105, एंड योर यूनिट्स, नाउ द यूनिट डिक्रीज बाय 10%. 900. क्या हो गया, 900 हो जाएगा. अच्छा हाँ हाँ 900 हो जाएगा. ठीक है. तो ये जो जो डेटा था वो मैंने लिख लिया. आप लोग को चाहिए तो आप लोग भी लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. हाँ इतना ही लिखना है, जो जो लिखा वो लिख लो. लिख लिया. बाकी दोनों ने, सॉरी एक सेकंड लिख रहा हूँ. लिखो लिखो. अश्विनी यू आर एट होम. नो सर एग्जाम है. अच्छा पहले का कमेंट, गोइंग होम. अच्छा यू आर इन ट्रेन, अभी लिखना मत, ऑन द वे. बस ओके, सल्यूट.
ऐसे तो हमने भी कभी ऑनलाइन लेक्चर अटेंड नहीं किया बस में। इसका मतलब ये नहीं लिख पाएगी, 2 लोग लिखेंगे। प्रेम हो जाए तो बोलना, ठीक है। सर हो गया। चलो, तो पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज कैलकुलेट द ग्रॉस मार्जिन, ठीक है। ये याद आ गया इसका मेरे को। चलो हम लोग कर रहे हैं रीडिंग 38 का क्वेश्चन। योर ए पॉइंट 2000 x1 का क्या चाहिए इनको? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। फर्स्ट थिंग दे वांट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन एंड ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है। तो ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला तो पता ही है ना सबको, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट अप करता हूँ। ग्रॉस मार्जिन इज 60 एंड रेवेन्यू इज 1 लाख। तो यहाँ पे आएगा 60,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 60%। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन इज नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो 30,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो यहाँ पे आएगा 30,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 30%। डन। इतना लिख लो पहले ए का, फिर अपन बी के ए पर बी का ये सॉल्व करेंगे, फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक एक करके लिखेंगे। पहले इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। प्रेम प्रेम का हो जाएगा तो प्रेम चुपनी हिंट। स्क्रीन क्लियर दिख रहा है क्या? एकदम मस्त। हो गया सर। चलो बी का 1, बी 1, बी के 1 में क्या बोला? सेलिंग प्राइस 105 और यूनिट्स 100 रहेंगे। सेलिंग प्राइस इज ₹105 and units are 1000 units। चलो सबसे पहले आएगा particulars, then your units, rate and the amount। first one is revenue, revenue 1000 units, rate 105, answer is 1,05,000 minus COGS 1040। अच्छा सॉरी, यहाँ से ये 45 हो गया, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि 2002 में इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो गया 45 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 45 ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 और योर आंसर इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 इज 45,000। फिर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट which is what 1,05,000 minus 45,000, 60,000। देन उसमें से माइनस होगा SG and A। so SG and A, your SG and A is how much? 30,000। so here will minus 30,000, then you will get your operating profit, and your operating profit is same like 30,000 but
योर जीपी मार्जिन is 60,000 divided by 1,05,000, which is equal to multiply by 100, 65 divided by 105, 61.90%. ठीक है. And your operating margin 30,000 divided by 105 multiply by 100, 30.95%. यही रहेगा पहले वाले का. 57 20 57 कहाँ से? मैंने क्या गलती कर दी? अरे हाँ, $57.14 एंड यहाँ पे 28.57 और यू कैन से 29% ऑल्सो. ये वाला चीज समझा? Yes, sir. तो बी का ये पार्ट 1 है. पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों कर लेता हूँ, फिर साथ में एक बार लिख लेना. ठीक है. ठीक है सर. हाँ. एक भाग गया. यूनिट्स पार्ट 2 के अंदर क्या है? माई सेलिंग प्राइस आर 105 एंड यूनिट्स इज 950. ठीक है. सो 105 एंड 950, 105 कॉस्टिंग तो 45 की रहेगी. सो 950 मल्टीप्लाई बाय 105, 97, 99 750, 950 मल्टीप्लाई बाय 45, 42 750 माइनस करेंगे 99 750, 42 750. कैलकुलेटर लेके चेक करते रहो. SGN है तो 30,000 का फिक्स है, माइनस 27,000. ग्रॉस मार्जिन रेशियो इज 57 डिवाइड बाय 99750 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड ऑपरेटिंग मार्जिन क्या हो जाएगा? 27 डिवाइड बाय 99750 मल्टीप्लाई बाय 100. सॉल्व करेंगे. सेम कैसे आ रहा है? 57.14, 27,99750, 27.07 और 27%. उतना ही आ रहा है क्या सेकंड वाला? 57 एंड 27 मोस्ट ऑफ. थर्ड वाला कर लेता हूँ. ठीक है. सेकंड वाला समझा? सेकंड वाला थर्ड वाला करता है. चलो थर्ड वाले में क्या बोला है लोग ने? द सेलिंग प्राइस इज, थर्ड वाले में द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 5 यानी 105 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स
105। क्या हुआ, कोई डाउट? नहीं ना? यूनिट्स 900, 105, सेम अमाउंट 945, 900, 105, 94, 500, 945, 4500, 54,000 -30, 24। यहाँ पे बनेगा 54 ग्रॉस मार्जिन के लिए दिस मल्टीप्लाई बाय 100, ऑपरेटिंग मार्जिन इज 24,000 डिवाइड बाय 94, 5 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम ही आ रहा है सबका मोस्ट प्रोबेबली। फिर क्यों करा रहे, जब सेम ही आ रहा है तो? नहीं, ये अलग आया। मेरा 5725। ठीक है, डन। यहां तक चीजें समझी? प्रेम प्रेम चला गया। कैलकुलेट करके देखना, इतना ही आना चाहिए। प्रेम 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 इज गॉन। एक काम करो, इतना लिख लो। यहां तक हो गया था ना लिख के। B1, B2, B3 लिखना है। प्रेम गायब हो गया। सर थोड़ा स्क्रॉल करना ना ऊपर। B1 हो गया। हाँ ये लो B2। गोइंग होम बस। घर पहुंच गए अश्विनी?
प्रेम, प्रेम ये जो लिखना है ना, मैं भेजता हूँ मैं ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद B2 लिख रहे थे हम लोग, B1 हो गया, B2 लिख रहा है, हर्षी लिख रही है। तो एक पेज छोड़ के B3 लिख लेना जब B3 पे जाऊंगा, बाकी ये दोनों पेज हम्म, Done, sir. हम्म, ये लो, दोनों जान लिख लो, ठीक है। हर्षी, हो गया आपका? हो गया सर, हाँ। चलो, so last leg of the chapter 38 point E. Before going to that, इसका में कैंसर क्या आएगा? Which of the foremost 5 forces should an analyst focus when evaluating risk to a company's input cost? Input cost के लिए हम लोग किसके पास जाते थे? Threat to new entrant, rivalry की supplier, बार्गेनिंग पावर, ऑफ सप्लायर ना, सी वाला होगा ना इसका आंसर, क्योंकि हम लोग सप्लायर से तो इनपुट लेंगे। सी, on Porter's 5 forces, bargaining power supply have the most direct influence on the company's input cost. The other 4 forces more directly affect the company का pricing. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट लेग के ऊपर। ये किसके बारे में बात करता पता है?
सपोज करो कि आपका ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है, बट आपका जो बिजनेस है ना वो यहीं पे होता है, दैट इज क्रैकर्स ले लो, क्रैकर्स, दिवाली इज क्रैकर्स। ठीक है, यू एज एन ओनर कम टू मी एंड मुझे आपने बोला कि प्लीज मेक अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फ्यूचर अर्निंग्स, एंड आपने मुझे ये 12 मंथ्स का डेटा दे दिया। ठीक है, मैं थोड़ा डीप डाउन करता हूँ और डीप डाउन करने के बाद मुझे पता चलता है कि योर अर्निंग इज ओनली टिल दिस, यानी यहाँ पे जो 2 मंथ्स का टाइम होता है बिफोर दिवाली एंड आफ्टर दिवाली, ऑल दिस थिंग, यहीं पे आप अच्छा कमाते हो, योर अर्निंग इज ईयर वेल। बट इस वाले पीरियड में, दैट इज बिफोर दिवाली एंड आफ्टर दिवाली, यू अर्न, ऐसा नहीं कि आप अर्न नहीं करते हो, आप अर्न करते हो बट वेरी लेस, क्योंकि देखो दिवाली के जो पटाखे के दुकान होते हैं ना, उन लोग के दिवाली के पटाखे पूरे 12 मंथ्स ओपन होते हैं, बट वेयर दे अर्न वेल ड्यूरिंग दिवालीज एंड बिफोर एंड आफ्टर दिवाली दे अर्न बट नॉट दैट मच वेल। गणपति आ गया, नवरात्रि आ गया, या फिर किसी का बर्थडे हो गया, या फिर कोई बहुत बड़ा तोप इंसान बन गया तो फोटो शादी हो गया, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वहां पे थोड़े बहुत लगते हैं बट इतने ज्यादा नहीं लगते ना। एज एन एनालिस्ट आप खुद सोचो कि मुझे ज्यादा फोकस इस 2 मंथ्स की अर्निंग पे देना चाहिए कि इस पूरे 12 मंथ्स की अर्निंग पे देना चाहिए, खुद सोच के बताओ। साइलेंट हो गए सब। हाँ सर। 2 मंथ्स साइलेंट हो गए ना, है ना। तो इस 2 मंथ के जो अर्निंग पीरियड को बोलते हैं ना, इसी 2 मंथ्स के अर्निंग पीरियड को हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल सीजन। ठीक है, कि 2 मंथ तक इसका साइकिल चलता है बिजनेस का बहुत अच्छा, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फोरकास्ट करते हैं ना, इस साइक्लिकल सीजन के ऊपर हम लोग का एफर्ट्स मोर होता है कि उस 2 मंथ में कितना सेल हो रहा है, कितना कॉस्ट हो रहा है, इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, डिफ्लेशन कितना हो रहा है, ये सारी चीजें, और यहाँ पे फोकस होता है बट एज कम्पेयर थोड़ा लेस होता है। और इसी 2 मंथ्स के पीरियड को हम लोग बोलते हैं फोरकास्ट होराइजन। होराइजन इज नथिंग बट योर टाइमिंग। ठीक है, होराइजन का दूसरा वर्ड होता है टाइमिंग, और आई कैन से नथिंग बट द ड्यूरेशन। स्नैपशॉट समझा, आगे बढ़ो। हाँ सर। चलो अब ये पढ़ते हैं, अपना टॉपिक हो जाएगा खत्म। एक्सप्लेन द कंसिडरेशन इन द चॉइस ऑफ एक्सप्लिसिट फोरकास्ट होराइजन। फोरकास्ट होराइजन मतलब वो 2 मंथ्स का पीरियड, एंड एन एनालिस्ट चॉइस इन डेवलपिंग प्रोजेक्शन बियॉन्ड द शॉर्ट टर्म फोरकास्ट होराइजन। अब देखो ये जो टाइमिंग है 2 मंथ का, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म ही तो बोलेंगे, लॉन्ग टर्म थोड़ी बोलेंगे। तो ये बोल रहा है कि 2 मंथ्स के ऊपर फोकस करना, उसके अलावा किस पर फोकस करना है। सी फॉर अ बाय साइड एनालिस्ट, अब बाय साइड एनालिस्ट मतलब इन्वेस्टर, बाय साइड एनालिस्ट इज नथिंग बट द इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर आ रहा है, एनालिस्ट के पास सब बताए कंपनी का एनालिसिस करो। An appropriate forecast horizon may simply be the expected holding period for a stock. For example, a portfolio with 25% annual turnover has an average holding period of 4 years. So 4 years may be the most appropriate forecast horizon. अब ये क्या बता रहा है कि अगर मेरा होल्डिंग पीरियड 25% है, इट मीन्स वॉट कि अगर मैं कहीं पे 100 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 1 ईयर में 25% अर्न करके दे रहा है, तो मुझे पूरा 100 रुपीज रिकवर करने के लिए वहां पे कितने साल रहना पड़ेगा, 4 ईयर्स, क्योंकि 1 ईयर में कितना रिकवर कर रहा है 25%, तो मैं 4 ईयर्स तक रहूंगा तो मुझे पूरा 100 रुपीज रिकवर हो जाएगा, जो मैंने इन्वेस्ट किया था उतना मेरे को रिटर्न मिलेगा, बाकी प्रिंसिपल अमाउंट तो रहेगा शेयर्स में, वो जब बेचूंगा तब मिलेगा, बट मेरा इनिशियल अमाउंट 100 रुपीज 4 ईयर्स में रिकवर हो जाएगा। तो ये 4 ईयर्स को मैं क्या बोल देता हूँ, होराइजन पीरियड, कि मेरे को 4 ईयर्स तक रुकना पड़ेगा, ये मेरा फोरकास्ट करना पड़ेगा। जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे 4 ईयर्स का डेटा फोरकास्ट करना पड़ेगा ताकि मेरा रिकवरी हो पाए। नाउ हाईली साइक्लिकल कंपनीज प्रेजेंट डिफिकल्टीज व्हेन चूजिंग अ फोरकास्ट। अब जो हाईली साइक्लिकल होती है ना, बहुत जल्दी रोटेट होती है, मैंने आया सामान बिका फिर दूसरा साइकिल चालू हुआ। अब देखो ये दिवाली का जो धंधा करने वाले लोग होते हैं ना, सिर्फ दिवाली का धंधा नहीं करते, देयर आर वेरियस कंपनीज जो ना मल्टीपल प्रोडक्ट पे काम करते हैं, मतलब उनका पूरा फाइनेंशियल ईयर में ना बहुत सारी चीजें दिखती है। जैसे जब जनवरी आया
तो लोग ने पतंग बेचा, पतंग को क्या बोलेंगे, काइट बोलेंगे, काइट हो गया। फिर मार्च आया तो लोग ने रंग बेचा, कलर्स, यानी होली के लिए। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो रक्षाबंधन आता है तो राखी बेचते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दिवाली आती है तो ये क्रैकर्स वगैरह बेचते हैं। तो दे आर इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट। अब ये एज एन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली साइक्लिकल, फटाफट हो रहा है ना, फटाफट चेंज हो रहा है। अब ये वाले बिजनेस को फोरकास्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बस यही बात बोला लोगों ने। दैट हाईली साइक्लिकल कंपनीज प्रेजेंट डिफिकल्टीज व्हेन चूजिंग अ फोरकास्ट होराइजन। नाउ the horizon should be long enough that affect the current phase of the economic cycle are not driving above trend or below trend earning effect। तो होराइजन इतना ही होना चाहिए कि आपका इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं हो रहा है ज्यादा, आप लोग इकोनॉमिकली पैसा उतना अर्न कर पा रहे हो। The forecast horizon should be long enough to include middle of the business cycle, so the analyst forecast include a mid cycle level of sales and profit। अभी लोग क्या बोल रहे हैं, जो भी फोरकास्ट का होराइजन होगा ना, 3 years 4 years 5 years या फिर 1 year, उसके अंदर सब कुछ कवर हो जाना चाहिए, ये मिडल वाला फेज भी और ये हाई वाला फेज भी। देन लोग ने एक नॉर्मलाइज्ड अर्निंग की बात की। ये लोग इसमें क्या बोलेंगे, देखो, आर एक्सपेक्टेड मिड साइकिल अर्निंग और अल्टरनेटिवली एक्सपेक्टेड अर्निंग व्हेन द करंट और द टेम्पररी इफेक्ट्स ऑफ इवेंट और साइक्लिकलिटी आर नो लॉन्गर अफेक्टिंग अर्निंग। तो एक नॉर्मलाइज अर्निंग होती है, ये वाले पीरियड में हाई अर्निंग होगा, लेकिन अगर मैं इस पीरियड की बात करूं और इस पीरियड की बात करूं तो नॉर्मल अर्निंग होगी। लोग इसकी बात करें। देन इवेंट सच एज एक्विजिशन, अब कुछ इवेंट के बारे में लोग ने बोला है। सच एज एक्विजिशन यानी एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को खरीद लिया। मर्जर, दोनों कंपनी आके साथ में काम करने लगी। रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग शायद मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि रीस्ट्रक्चरिंग 2 तरीके का होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। रीस्ट्रक्चरिंग इज नथिंग बट, मेरी कंपनी लॉस मेकिंग है तो मैं उसको प्रॉफिट मेकिंग बनाना चाहता हूँ, एसेट्स एंड लायबिलिटी को कम करके। शुड बी कंसिडर टेम्पररी, और ऐसे जितने भी ट्रांजेक्शन होता है, एक्विजिशन, मर्जर, रीस्ट्रक्चरिंग, कंसिडर टेम्पररी। तो आप इसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग में मत देना, इसको टेम्पररी बोलना। The forecast horizon should be long enough that perceived benefit of such event can be realized। और आपको forecast horizon is nothing but the duration of time, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोलूं, सो द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर फोरकास्टिंग, कि आप कितने टाइम का फोरकास्ट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, 2 years 3 years 1 year 5 years, उसको हम लोग बोलते हैं फोरकास्ट होराइजन, ठीक है। सच एज इवेंट और रियलाइज और नॉट, तो ये आपको ऐसा इतना फोरकास्ट होराइजन लेना है 2 years 3 years कि जो भी इवेंट हो रहे हैं एक्विजिशन मर्जर के, वो इंक्लूड हो जाए, उसके बेनिफिट उसमें इंक्लूड हो जाने चाहिए। Then it may also be the case that forecast horizon is dictated by analyst। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो मैनेजर होगा, एज एन एनालिस्ट आपके मैनेजर्स होते हैं, वो लोग खुद ही आके बोलेंगे कि 3 साल का डेटा बना दो, 4 साल का डेटा बना दो, सामने से आके बोले, आपको वहां पे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सामने से आके बोला उतना बना के दे देंगे। मूविंग अहेड, फॉर अर्निंग प्रोजेक्शन बियॉन्ड द शॉर्ट टर्म, वन मेथड ऑफ फोरकास्टिंग फ्यूचर फाइनेंशियल रिजल्ट is to assume that trend growth rate of revenue over the previous cycle will continue। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप ट्रेंड देखो कि मेरा रेवेन्यू में कितना ग्रोथ हो रहा है, पिछले बार 5 हुआ था, फिर 6 हुआ था, फिर 7, इसका मतलब 1% से ग्रोथ हो रहा है, तो आप वो चेक करो और उसको आप इंक्लूड कर दो अपने फोरकास्ट में। सेकेंड थिंग, एन एनालिस्ट कैन एस्टिमेट परफॉर्म फाइनेंशियल रिजल्ट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ ईच फ्यूचर पीरियड्स रेवेन्यू। तो हर एक फ्यूचर पीरियड का रेवेन्यू अलग अलग वो परफॉर्मा बना है, फोरकास्टिंग करें। Now an analyst will typically value a stock using earning or some measures of cash flow over the forecast period, along with stock terminal value at the end of forecast horizon। The terminal value is usually estimated using either a relative valuation price approach or using a discounted cash flow। इसके बारे में आप कहाँ पढ़ोगे पता है, इसके बारे में इक्विटी वैल्यूएशन, जब इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा ना, तो दिस थिंग यू विल रीड इन द इक्विटी। So the professor who will teaching you this equity वाला सब्जेक्ट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे आप इसके बारे में पूरा पढ़ लोगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, ये वाला चीज इक्विटी में कवर हो जाएगा। बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है कि स्टॉक का वैल्यू हम लोग टर्मिनल वैल्यू या फिर ये सारे वर्ड से हम लोग करते हैं, तो जब इक्विटी वाला पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपको ये चीजें समझ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी वर्ड लिख दे रहा है कि इसका लिंक इक्विटी में है, तो इसमें बोला भी है, वी विल डिस्क्राइब दिस अप्रोच यूजिंग दिस इक्विटी इन्वेस्टमेंट रीडिंग एंड ऑल दिस थिंग। अब ये लास्ट थिंग है आपका, वो देख लो, व्हेन यूजिंग अ मल्टीपल अप्रोच ना, मल्टीपल प्राइस अप्रोच क्या होता है ना, वो मैं एकदम इजी से बता दूं, ठीक है। मुझे किसी कंपनी का प्राइस निकालना है कि उसका प्राइस क्या है, तो मैं जाके देखता हूँ उसकी अर्निंग्स, और मुझे पता चलता है कि वो अर्निंग साल में पर शेयर ₹5 का अर्निंग कर रही है,
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मल्टीप्लायर को लाता हूँ और ये मल्टीप्लायर निकलता है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स के हेल्प से, और मैं बोलता हूँ जितना ये अर्निंग कर रही है ना, कंपनी क्या बोलती है, हम लोग 5 रुपीज का अर्निंग करके आपको देंगे, तो आप ना इसको मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो, 15 टाइम्स, आंसर कितना आ गया 75। तो आप क्या करो, 75 रुपीज इस शेयर के लिए हमको दो इसी को हम लोग बोलते हैं दिस मल्टीपल्स अप्रोच। मल्टीपल्स, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग 15 को इससे, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल अप्रोच। इसका दूसरा नाम होता है पीई मल्टीपल अप्रोच। तो अगर आप किसी कंपनी का शेयर प्राइस जैसे 100 रुपीज है, वो अर्निंग कर रही है समवेयर अराउंड 5 रुपीज, तो इसका मल्टीपल कितना हो गया 20। इसका मीनिंग क्या निकलता है कि द कंपनी इज गेटिंग 20 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग। अगर वो 5 रुपीज अर्न करके दे रही है तो 100 रुपीज डिमांड कर रही है, ठीक है, वैसा सारा डिटेल में पढ़ोगे आप इक्विटी में, यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ। So when using a multiple approach, an analyst must ensure that multiple used is consistent with estimate of the company's growth rate. तो जो भी आप multiple use करें वो consistent होना चाहिए, ये as an analyst की responsibility है, ठीक है, growth rate के साथ, and the required rate of return के साथ भी। Using the average P ratio, बोला ना ये सब P ratio आएगा, तो हम लोग P ratio बोलते हैं इस चीज को, P multiple को, of the company over the last 10 years. For example, presupposes that growth is in earning and required rate of return of the stock will be on an average the same in the future and it was over the previous 10 years. तो हम लोग कभी कभी प्रीसपोज करते हैं कि पिछले 10 ईयर्स से मल्टीपल 10 था तो अभी भी 10 ही चलेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, तो अगर अर्निंग 7 है मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, 70 रुपीज की प्राइस हो जाएगी इक्विटी शेयर की। मूविंग अहेड विद दिस टू थिंग्स, व्हेन यूजिंग अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच, अगर आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग दिस अप्रोच टू एस्टिमेट द टर्मिनल वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए, मैं ना आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूँ टर्मिनल वैल्यू बोलना क्या चाह रहा है। देखो, अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो, आप आज हमने इन्वेस्ट किया, आज आपने 150, और आप इसको ना होल्ड करके रखोगे 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स तक आपको कुछ तो पैसा मिलेगा। यस, द वन थिंग इज यू विल गेट डिविडेंड, कि 5 ईयर्स तक, 1 से लेके 5 ईयर्स तक आपको डिविडेंड मिलेगा। सपोज करो डिविडेंड इज ₹25, सो 25 ऐसे 5 ईयर्स तक मिलेगा। पर एंड में जाके एक वैल्यू और मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। लेट मी डिस्कस। देखो, जब एंड में आप इस शेयर को बेचोगे जाके मार्केट में तो कुछ तो पैसा मिलेगा। सो ऑन सेलिंग आफ्टर 5 ईयर्स जब मार्केट में बेचेंगे कुछ तो इस इक्विटी के शेयर बदले में पैसा मिलेगा ना, उस वैल्यू को ही, जो वैल्यू आपको आएगी, जो प्राइस आएगी, उस वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, कि आज से 5 ईयर्स बाद when I'm going to sell this equity share into the market, again into the market, so whatever the value I will getting it, that value is known as terminal value। ये टर्मिनल वैल्यू वाला इतना छोटा सा ग्लिम्स समझा गया। बोलो, प्रेम। हाँ सर। ठीक है, वही बोल रहा है, जब आप टर्मिनल वैल्यू निकालो तो चीजें ध्यान रखो। देयर आर 2 इनपुट्स, वन इज द कैश फ्लो, सेकंड वन इज द अर्निंग measure and expected future growth rate, and the expected earning or the cash flow should be normalized to a mid cycle value that is not affected by the temporary event। तो आप उसको ना मिड साइकिल वैल्यू से उसको नॉर्मलाइज कर देना कि मिडल अर्निंग कितनी होगी उसके हिसाब से। एंड एज द प्रेजेंट वैल्यू इज द परपेचुटी मतलब हर बार पैसा आपको मिल रहा है, उसको अपन परपेचुटी बोलते हैं कि हर आपने एक बार इन्वेस्ट कर लिया और आप उस कंपनी के इक्विटी शेयर बेचने वाले नहीं हो मार्केट में, ईच ईयर क्या मिलेगा, डिविडेंड, हर साल डिविडेंड मिलेगा ऐसे मिलते जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल है, हर बार मिल रहा है। तो उसका भी निकालने का वैल्यूएशन मेथड होता है, सब इक्विटी में पढ़ोगे आप। Then small change in the estimated perpetual growth rate of future earning and cash flow have a large impact on estimated terminal value and hence current stock value। और एक आप छोटा सा चेंज कर दोगे ना टर्मिनल वैल्यू या फिर अपने अर्निंग्स में, देखो फ्यूचर का मेरा कैश फ्लो 10 रुपीज, मेरा एक तरफ फ्यूचर का कैश फ्लो है 10 10 10 और बाद में शेयर बेचा तो 100,
और दूसरे जगह है 20 20 20 और बाद में शेयर बेचा तो मिला मुझे 120। मेरे कैश फ्लोज अलग है ना, इफ माई कैश फ्लोज आर डिफरेंट माई प्रेजेंट वैल्यू विल कम डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई माई फ्यूचर का करंट का शेयर प्राइस भी डिफरेंट होगा, वही बात बोल रहा। एंड द लास्ट थिंग, assuming that growth in future profitability will be the same as average profitability growth in the past may not be justified and a difficult part of analyst job is recognizing inflation point. Yes, तो ये बोला assume करना है कि जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा वो पास्ट के बेसिस पे होगा थोड़ा बहुत, बट आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। एंड जो भी डिफिकल्ट पार्ट है एनालिस्ट के जॉब का वो क्या है, रिकॉग्नाइजिंग द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। व्हाट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट? इन्फ्लेक्शन इज नथिंग बट द देखो आगे पढ़ते क्या लिख रहा है दोज इंस्टांसेस व्हेन द फ्यूचर विल नॉट लाइक द पास्ट। तो ऐसा कोई इंस्टेंस यहाँ पे फ्यूचर पास्ट की तरह नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल पास्ट में बहुत अच्छा अर्निंग हो गया और फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा, वी कांट से ना। पास्ट में हमने कुछ मर्जर एक्विजिशन किया, फ्यूचर में नहीं होगा, दैट वी नो। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब क्या होता है? those instances when the future will not be like the past. And moving ahead, example of inflection point include change in economic environment, business का cycle stage, government regulation and the technology. इन सब चीजों में चेंज होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। These are the examples. Examples are this करके, ठीक है। लास्ट यहाँ तक चीजें समझी, फिर अपन लास्ट MCQ देखते हैं और इसको खत्म करते हैं। When analyzing a cyclical company, the forecast horizon should what include? The full business cycle, the midpoint of business cycle or the next change in the business cycle? क्या हम लोग इंक्लूड करेंगे? मिड पॉइंट इंक्लूड करेंगे ना, पढ़ा तो था कि हम लोग मिड पॉइंट इंक्लूड करेंगे। कहीं पे तो कहाँ गया ये देखो, मिड साइकिल और हाँ, यहीं पे था। नॉर्मलाइज्ड अर्निंग करने के लिए, नॉर्मलाइज्ड अर्निंग के लिए आप क्या कर लो, are expected to include mid cycle earning, ठीक है। done, your reading number 38 is now done. Yes, sir.